नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में जनन के बारे में, यानी मानव में गुप्त अंगों के बारे में। मानव के अंदर जो गुप्त अंग है, प्राइवेट पार्ट है, इन सभी अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इन अंगों के द्वारा जो है उन नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर यानी मानव के अंदर जो प्राइवेट पार्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं गुप्त अंग बोल सकते हैं। ये गुप्त अंग किस प्रकार से भागीदारी निभाती है हमारे जैसे या अपने जैसे नए छोटे जीव को उत्पन्न करने में। तो इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। समझिएगा, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि यह गुप्त अंग जो है हमारा प्राइवेट पार्ट है, वह प्राइवेट पार्ट अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने में उसकी क्या भूमिका होती है। होता क्या है कि जब हम इस एज में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारा ख़्याल आता है और जब ख़्याल आता है तो बहुत सारे इन सवालों का विचार जो है हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है और उन विचारों से हम क्या करते हैं, कभी-कभी अच्छा भी सीख जाते हैं और कभी-कभी बुरा भी सीख जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग 12th क्लास के बच्चे हैं और इस उम्र के बच्चों के अंदर इन सभी गुप्त अंग यानी प्राइवेट पार्ट के बारे में जो है बहुत सारे सवाल होंगे और इन सवालों का अध्ययन जो है आप अपने बड़े से जो है वो नहीं पूछते होंगे कि आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, या फिर इन अंगों का हमारे जीवन में हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। तो इसके बारे में आपके दिमाग के अंदर सवाल होगा और इन अंगों में बहुत सारे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के बारे में भी आपके दिमाग में सवाल होगा। तो इन सवालों का जो है जवाब आपको इस अध्याय में मिलने वाला है। और कभी-कभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि कभी-कभी बच्चे जो हैं, लड़के या लड़कियाँ जो भी है, वो इन चैप्टर को पढ़ने से शर्मा जाते हैं। लेकिन हमारा यह खुद का मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों करें हम? ऐसा क्यों करें? क्यों हम इस प्राइवेट पार्ट से शर्माते हैं? क्यों? कारण क्या है? देखिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जिस प्रकार से हमारे शरीर का किडनी, लीवर, पैनक्रियास और अन्य अंगें बनाई हैं, उसी प्रकार से यह अंग भी हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में हाथ की एक भूमिका है, पैर की अपनी एक अलग भूमिका है, किडनी की अपनी एक अलग भूमिका है और लीवर की अपनी एक अलग भूमिका है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये जो लैंगिक लक्षण है, यानी प्राइवेट पार्ट का जो अंग है, वो उसकी अपने जीवन में या हमारे जीवन में अपनी अलग भूमिका है। ना जो है आप हम अपने जीवन में नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अतः जो है हमें इनसे शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया और यह भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया। जब ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो चीज़ है, तो वो गलत नहीं हो सकता है। हम पढ़ चुके हैं जीवों में जनन, क्या पढ़ चुके हैं? जीवों में जनन। लेकिन आज हमें पढ़ना है मानव में जनन। तो जीवों में जनन के बारे में हम उसके कुछ बेसिक चीज़ जो था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे पढ़ना है मानव के बारे में। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये मानव के बारे में जो पढ़ना है, वो क्या होता है? देखिए, ये मानव मानव एक कॉमन नाम है, यानी ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। इस मानव को जो है हमारे संसार में 2 भाग में बाँटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में सबसे पहले। एक होता है नर और एक होता है मादा। क्या होता है? एक होता है नर और एक क्या होता है? मादा होता है। अब क्या होता है, ये नर और मादा जो है, ये लिंग है। क्या है? लिंग, यानी जाति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक नर जाति का है और एक मादा जाति का है। अब ये दोनों जो होते हैं, ये नर लिंग और मादा लिंग जो होते हैं, वो दोनों जो है वो अलग-अलग शरीर पे होता है। क्या होता है? अलग अलग बॉडी पर यानी शरीर पर जो है वो मौजूद होते हैं। ह्यूमन में क्या होता है? नर लिंग और मादा लिंग जो है दोनों अलग-अलग शरीर पर वो मौजूद होते हैं। अतः इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं एक लिंगी जीव है। कैसा है? मतलब एक शरीर में एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में ये जानना है। अगर कोई औरत है, तो उसमें औरत का ही जनात्मक अंग है। अगर कोई पुरुष है, तो इसमें पुरुष का ही जनात्मक अंग होता है। इसलिए इस हम लोग जो है, इस प्राणी को बोलते हैं एकलिंगी प्राणी है। क्या है? एकलिंगी, या फिर हम इसे एक नया वर्ड से चूज़ करते हैं, एक लिंगाश्रयी है। क्या है? एक लिंगाश्रयी, यानी एक
जीव पर जो है वो एक ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्य का नर अंग, स्त्री में स्त्री का नर अंग। तो इसीलिए हम इससे बोलते हैं एक लिंगाश्रयी जीव है। तो पहला सवाल क्या होगा यहाँ से, मनुष्य क्या होगा, एक लिंगाश्रयी जीव है। चलिए, अब क्या होता है कि ये नर जो होते हैं, नर जनन अंग जो होता है उसमें होता है वृषण, मुख्य रूप से क्या होता है, वृषण। और इस वृषण में नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए इसके अंदर जो है उस शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है, मादा में होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय से क्या होता है, इसमें जो है अंडाणु क्या होता है, अंडाणु की वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। सबसे पहले बेसिक बात को समझते हैं। मानव जनन को समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टिप्स हैं, इसके बारे में समझते हैं। मानव के अंदर दो प्रकार के लिंग होते हैं, नर लिंग अलग बॉडी के अंदर, मादा लिंग अलग बॉडी के अंदर। नर लिंग के अंतर्गत जो प्रमुख जो लिंग आते हैं वो आता है वृषण, और इसके अंदर जो प्रमुख आता है वो आता है क्या चीज, अंडाशय। यानी कि इसके बिना हमारा जनात्मक अंग का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके अंदर जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभिक सेल जो है वो बनता है ये शुक्राणु, और इसके अंदर जो है इसमें जो है वो वृद्धि होता है, वो क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। यहाँ पर एक चीज बात आप ध्यान दीजिएगा, इसमें निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, निर्माण। क्या होता है, इसमें जो है वो निर्माण होता है। कब, 14 वर्ष के उम्र से। इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि। अंडाणु का जो प्रारंभिक सेल है उसकी वृद्धि हो जाती है ना। इसके अंदर जो है वो इसकी प्रारंभिक जो सेल होते हैं, कोशिका जो होती है, वो जब एक लड़की अपने माँ के गर्भ में होता उसी समय बन जाता है। लेकिन जब 13 वर्ष का उम्र जब किसी मादा का हो जाता है, तब उसके अंदर जो प्रारंभिक सेल होते हैं ये सेल जो है वृद्धि करता है, और वृद्धि करके जो है अवंडाणु का रूप लेता है। इतना हम बेसिक चीज जान चुके हैं। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को, है ना, कि क्या है एक मानव जनन। ये इंट्रोडक्शन है। क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम मानव जनन के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके कुछ डेफिनेशन को समझेंगे, और बड़ा ही ध्यान से और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। कहता है मानव जनन, मानव जनन क्या है, तो कहता है मानव जनन क्या है, एक प्रक्रिया है। यह एक जनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जो है वो अपने जैसे अन्य संतान की उत्पत्ति करता है। मानव जनन में हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो है वो हम अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम मानव जनन कहते हैं। कहता है मानव जनन सामान्यतः क्या होते हैं, सजीव। कहता है मानव जो है वो क्या होता है, मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव जो है वो सामान्यतः क्या होता है, सजीव प्रजक होते हैं और जरायुज प्राणी होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मानव को क्या बोलते हैं, सजीव प्राणी या जरायुज प्राणी भी कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कहता है प्रजनन के कारण ही अपने अपने जैसा जीव को उत्पन्न करके जनसंख्या को बनाए रखता है, और अपने जाति के अस्तित्व को या अपने जाति को विलुप्त होने से क्या करता है, बचाता है। देखिए, जनन क्या है, जनन एक एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्राणी जो है यानी मानव जो है अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है। अब नए जैसे जीव की जब उत्पत्ति करता है तो इस उत्पत्ति का उद्देश्य क्या होता है, इस उत्पत्ति का उद्देश्य होता है कि हम अपने जैसे जो जाति है यानी मानव मानव का अस्तित्व बना रहे, वो विलुप्त ना हो, हमारा वंश जो है वो पृथ्वी पर हमेशा चलता रहे। इसलिए यह अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, और इस करने की क्रिया को ही हम मानव जनन कहते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत सिर्फ इसका आज हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, और इंट्रोडक्शन मतलब पूरे चैप्टर का हम सारांश करने वाले हैं, और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है मानव जनन में, आखिरकार होता क्या है, मानव जनन में आखिरकार होता क्या है। होता क्या है कि अभी 12 क्लास के अंतर्गत सिलेबस ऐसा हो गया है हमारा कि सवाल जो आते हैं वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और बड़ा ही निचोड़ कर और चैप्टर के अंदर से निकाल कर लाया जाता है, और इसलिए हमें इसे बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और इजी वे में और टेक्निकल तरीके से हमें पढ़ना
पड़ेगा और वो होगा बुक से। तो हम आपको इस लेक्चर में और आने वाले अन्य सभी लेक्चर में जो है अपना थ्योरी प्लस में बुक के अंदर वर्ड जो होता है और वर्ड का खेल होता है बायो के अंदर कि एक ही चीज का नाम अलग अलग होता है। कभी हिंदी हम लोग पढ़ लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और कभी होता आ जाता है इंग्लिश। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ क्या आता है, एक ही चीज का नया या फिर अलग अलग नाम होता है। हमने एक नाम को याद किए और ऑप्शन में आ गया दूसरा नाम। अब क्या होता है, जब ऑप्शन में दूसरा नाम आ गया तो हमें समझ में नहीं आता, लगता कि हम ये चीज पढ़े ही नहीं। इसलिए हम चैप्टर के साथ-साथ अपना थ्योरी पढ़ाने के साथ-साथ हम क्या करेंगे, बुक को भी साथ में लेकर चलेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। आप चाहिएगा तो वहाँ से वीडियो नहीं देख सकते हैं, लास्ट में ये काम करेंगे, बाकी आपका जो थ्योरी है वो पूरा हम कंप्लीट करवाएँगे। चलिए, देखिए, मानव जनन की घटना, यानी मानव में जब जनन होता है, तो इसमें कौन-कौन सी घटना घटती है? सबसे पहला बात। हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन के बारे में, तो मानव में जो घटना घटती है, वो कौन-कौन सी घटना घटती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला इसके अंतर्गत क्या होता है, अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये क्या था, नर, उसका वृषण, ये अंडाशय, उसका अंडाणु, ठीक है? वृषण से शुक्राणु बनता है, अंडाशय से अंडाणु वृद्धि होता है। अब ये अंडाणु और ये अंडाणु और ये शुक्राणु क्या है? ये है युग्मक। क्या है? युग्मक। सबसे पहला जो काम होता है मानव जनन में, वो है युग्मक का निर्माण। क्या होता है? सबसे पहला जो काम होता है युग्मक का निर्माण। क्या होता है? युग्मक का निर्माण। तो मानव जनन की सबसे पहली कड़ी क्या है बच्चे? मानव जनन की जो सबसे पहली कड़ी है युग्मक का निर्माण। आप ध्यान में रखिएगा, अब युग्मक का निर्माण में क्या होता है कि युग्मक जो है वो बनते हैं। क्या होते हैं? युग्मक जो है वो बनते हैं। अब बनता कैसा है? ये कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे। युग्मक जनन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। यानी ऑप्शन में अगर गैमेटोजेनेसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है युग्मक जनन की बात कही जा रही है। और इस जनन में क्या होता है कि इसमें एक कोशिका होता है, वह कोशिका टूट कर जो है उस शुक्राणु का निर्माण करता है और टूटने वाली जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अब कहता है कि युग्मक जनन होता कैसे है? यानी कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए, जैसे एक मानव है, मानव चाहता है हम अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करें। उस जीव की उत्पत्ति करने के लिए एक बीज चाहिए और वो बीज बनता है पुरुष के वृषण में, स्त्री के अंडाशय में। तो वो बनता कैसे है? किससे बनता है? ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पर बनता किससे? कहता है वृषण। बनता कहाँ है? तो युग्मक जनन सबसे होता पहले कहाँ है? तो होता है वृषण में। कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। सबसे पहला बात। युग्मक जनन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अब वृषण तो है, लेकिन वृषण के अंदर और भी कुछ चीजें होती है। वृषण में कहाँ? वृषण का मतलब पुरुष का हाइड्रोसेल, उसके अंदर टेस्टिस होता है। वृषण कोष होता है, वृषण कोष के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है। और उस वृषण में जो है वो शुक्राणु का निर्माण, और उस वृषण के अंदर भी बहुत कुछ होते हैं। वहां पर जो है क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहला सवाल अगर मोटा मोटी पूछा जाए तो शुक्राणु का निर्माण या शुक्राणु जनन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अब कहता है ये तो पुरुष में होता है, स्त्री में क्या होता है? कहता है स्त्री के अंडाशय। अंडाशय माने ओवरीज। अंडाशय का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में हम बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज कहते हैं। ओवरीज के जनन क्या बोलते हैं? जनन एपिथेलियम। क्यों पढ़ना है बुक को, ये समझ रहे। देखिए, नोट्स के अंदर एक ही चीज का अलग अलग वर्ड नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया? जनन एपिथेलियम ऊतक, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम ऑप्शन में रहेगा। यानी आप यहाँ पर देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। देखिए, ये क्या है? हमारा ये वृष्ण का सबसे बाहरी लेयर है। इसके अंदर जो है इस प्रकार से कोष्टक होते हैं। क्या होते हैं? कोष्टक होते हैं। 250 कोष्टक होते हैं। और इस कोष्टक के अंदर जो है, ये शुक्रजनक नलिका होता है।
किसी में 2, किसी में 3 होता है। देखिए, ये आपस में क्या होते हैं? ये जुड़ जाते हैं। ये देखिए, सिंपली अभी लेकर चल रहे हैं। अब यह क्या है? ये वृष्ण है। अब वृष्ण का एक कोष्ठक है। क्या है? एक कोष्ठक। अब कोष्ठक के अंदर ये जो इसको हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। और इस शुक्रजनक नलिका मतलब नली होगा, एक ट्यूब होगा, एक पाइप होगा। ध्यान से समझिएगा, एक पाइप होगा। अब पाइप को जब हम बीच से काटेंगे, ऐसा एक होल दिखेगा सामने से। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है। अब इस कोशिका में ये जो है यहाँ बीच में खाली स्थान होता है और इस कोशिका में इसी को, ये जो कोशिका होता है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी कोशिका को हम बोलते हैं वृष्ण की जनन उपकला। क्या बोलते हैं? वृष्ण की जनन उपकला, या फिर अ या फिर जनन एपिथेलियम, या इसी को बोला जाता है जर्म सेल। क्या बोला जाता है? जर्म सेल। यानी क्या बोला जाता है? जर्म कोशिका। क्या बोला जाता है? जर्म कोशिका। यानी कि युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण जो होता है वो वृष्ण के जो है वो एपिथेलियम, वृष्ण के एपिथेलियम यानी जनन एपिथेलियम में, या फिर इसी जनन एपिथेलियम को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं? जर्म कोशिका में कहता है जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है वो अगुणित युग्मक, अगुणित युग्मक यानी हेप्लॉइड, क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड गैमेट। क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड गैमेट यानी एन का निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। कहता है नर और मादा, नर और मादा जंतुओं में क्रमशः जो है वो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है इस क्रिया के फलस्वरूप होता है। इसी क्रिया के फलस्वरूप होता है, इसलिए हम इसे युग्मक जनन कहते हैं। या युग्मक जनन को जो है वो दो भाग में बांटा गया है। या कितने भाग में? दो भाग में इसे बांटा गया है। युग्मक जनन के बारे में। अब इस युग्मक जनन जो है वो दो होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक को बोलते हैं शुक्र जनन और दूसरा को बोलते हैं अंड जनन। अंड जनन। देखिए कैसे? देखिए, शुक्र जनन और क्या है? अंड जनन। यानी युग्मक का निर्माण जो है नर और पुरुष में दोनों होता है। तो जब पुरुष में होता है शुक्राणु का निर्माण तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? क्या कहता है? आपसे अगर सवाल पूछ दे शुक्र जनन का इंग्लिश क्या होगा, यानी तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंड जनन को क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। क्या बोलते हो? ओजेनेसिस। क्या बोलते हो? ओजेनेसिस। शुक्र जनन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंड जनन को क्या बोलते हैं? ऑर्गे अंड जनन को क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। अब देखिए क्या होगा इसके अंतर्गत। शुक्र जनन में क्या होगा? सीधा सा बात है, शुक्राणु का निर्माण होगा। क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। अंड जनन में क्या होगा? अंडाणु की क्या होगी? वृद्धि होगी। अंडाणु की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर वही दिया गया। अब आती है बात किससे होगा? तो इसमें होगा नर जर्म कोशिका से। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा इसमें भी होगा मादा जर्म कोशिका से। क्या होगा? मादा जर्म कोशिका से। मादा जर्म कोशिका से। अब बात आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा? अब देखिए, इसी का नाम अलग अलग है। नर जर्म को ही हम बोलते हैं जनन उपकला। हिंदी में दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जनन उपकला। इंग्लिश में बोलते हैं
जर्मिनल एपिथेलियम, क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम से अगुणित अंडाणु बनता है। से क्या बनता है? अगुणित अंडाणु बनता है। मादाम से आपसे पूछेगा कि महिलाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण जो है वो किस कोशिका से होता है? ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको ऑप्शन में इसका सही उत्तर में क्या दिया जा सकता है? एक तो हो सकता है मादा जर्म कोशिका, दूसरा रह सकता है जनन उपकला, तीसरा रह सकता है जर्मिनल एपिथेलियम ऊतक। ये 3 वर्ड जो है इन सवाल के लिए दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर। इसलिए हमें ये चीज़ को पढ़ना है। हम ये फर्स्ट लेक्चर है, इस चीज़ को इसलिए हम इसलिए आपको तनिक सा भी इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, किसी भी वे में। एग्जामिनर किसी भी वे में पूछ ले, जैसे भी पूछ ले, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। ऐसा कहता है। अब यहाँ पर कैसा होगा? तो ये अगुणित क्या होता है? अगुणित कैसा होता है? अगुणित अंडाणु होता है। अब उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं शुक्र जनन में, तो शुक्र जनन में क्या इसके लिए क्या यूज किया गया कि नर जर्म सेल, और नर जर्म सेल का दूसरा नाम क्या होगा? जनन उपकला। क्या हो गया? अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा एक सवाल कि यहाँ भी जनन उपकला और यहाँ भी जनन उपकला। देखिए, दोनों का नाम, कोशिका का नाम एक ही है। नर वाला को नर और मादा वाला को मादा। उपकला वर्ड एक कॉमन वर्ड है जो दोनों में यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अंड जनन की बात कही जा रही है, तो ये हम किसके बारे में सोचेंगे कि ये महिलाओं की बात कर रहा है। अगर सुजनन की बात किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ? पुरुष की बात की जा रही है। तो अभी तक हमने सीखा कि युग्मक का निर्माण, तो युग्मक का निर्माण जो है वो क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि युग्मक निर्माण जो है वो 2 तरह से होता है ना? उसके 2 तरीके हैं, शुक्र जनन और क्या होता है? अंड जनन। अब हम तीसरा देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या दिखा? इसके बारे में इसके बारे में पढ़ चुके, युग्मक जनन के बारे में। किसके बारे में? युग्मक जनन के बारे में पढ़ चुके। अब है अगला विरिसेचन। क्या है? विरिसेचन क्या स्खलन क्या है? स्खलन के द्वारा ही वीर्य को सृजित किया जाता है। जब तक स्खलन की प्रक्रिया नहीं होगी, वीर्य का सृजन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो स्खलन का जो है इंग्लिश क्या होता है? इजैकुलेशन। क्या होता है? इजैकुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? यानी जब पुरुष सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो अपने लिंग के माध्यम से शुक्राणु को अपने मादा की योनि में छोड़ता है। तो इस छोड़ने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम स्खलन, या फिर इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? या फिर इसका एक दूसरा नाम है इंसेमिनेशन। क्या नाम है? इंसेमिनेशन। देखिए बच्चों, नाम पे हम बार-बार ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बायो के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? कि आपका ऑप्शन में जो है एक ही चीज़ को अलग-अलग से सेट कर दिया जाता है और हम लोग एक को पकड़ के चलते हैं। अगर हम पकड़ लिए स्खलन, तो खाली हमारे दिमाग में स्खलन है, और आ गया क्या इंस्टेबिलिशन, तो पता चला ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये तो पढ़ाई ही नहीं हुआ। तो इसलिए सभी चीज पर आपको ध्यान दिया जा रहा है। कहता है देखिए, अब इजैकुलेशन हो गया, तो तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और आने पर जो है युग्मनज का, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? युग्मनज। युग्मनज का यानी जायगोट। युग्मनज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? युग्मनज को हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट बनते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन में अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। देखिए क्या है, अभी तक क्या था यहाँ पर? देखिए क्या, ये शुक्राणु प्लस में ये अंडाणु मिल गया, तो ये बन गया एक कोशिका। क्या बन गया? ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से मजा आने वाला है, क्योंकि वो बातें अभी तक जो भी पढ़े हैं वो कई बार पढ़ चुके हैं। पिछला लेसन में भी ये चीजें थी। अब यहाँ से जो है वो नया है। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। ये एन है प्लस ये एन है, और जब ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया? 2n। अब यहाँ पर आता है विदलन। विदलन को बोलते हैं इंग्लिश में क्लीवेज। क्लाइवेज, क्लाइवेज, CLA, क्लाइवेज। क्या बोलते हैं? विदलन यानी क्लाइवेज। विदलन यानी क्या हो गया? क्लाइवेज। तो ये विदलन में क्या होता है? कहता है इस प्रक्रिया में युग्मनज, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है। यानी कि
शुक्राणु, अंडाणु जब मिला तो मिलने की प्रक्रिया को हमने बोला निषेचन। हो गया। निषेचन के बाद बन गया युग्मनज। अब कहता है इस युग्मनज में जो है वो क्या होता है? समसूत्री विभाजन। क्या होता है? विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और भी क्या तेजी से कहता है विभाजन करता है, जिससे एक खोखली गेंद के समान रचना बनती है। ये क्या होता है? एक खोखला और गेंद के समान जो है एक रचना का निर्माण होता है। और जो खोखला और गेंद के समान जो रचना बनता है ना, बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरक। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? हिंदी में कोरक बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। कहता स्तनधारियों में यह कोरक पुटिका यानी ब्लास्टोसिस्ट क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और संपूर्ण क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाता है। अब ये क्या है? यहाँ पर दो तीन वर्ड है, देखिएगा ध्यान से। एक है कोरक पुटी, सॉरी कोरक है, एक है कोरक पुटी का, और एक है ब्लास्टुलेशन। ये तीन वर्ड है। तीन वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। कोरक पुटी क्या है? सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। कोरक, सॉरी, कोरक क्या है? कोरक क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर कितना सेल है? एक सेल है। अब यह एक सेल जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो दो सेल में बदल जाएगा। अब ये दो सेल जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो चार सेल में बदल जाएगा। ठीक है? ये कुछ समय और बीतेगा। अब ये चार सेल जो है वो 16 सेल में बदल जाएगा। क्या होगा? 8 सेल, सॉरी 8 सेल में बदल जाएगा। मान लिया कि 8 हो गया। ठीक है? अब इसी तरह से क्या होता? अब यह इसी तरह से वृद्धि करके और बहुत सारे कोशिका इसके अंदर बन जाता है। ये 8, 16, 32, 64 इसी प्रकार से क्या होता है? एक कोशिका का निर्माण ये कर लेता है। ये बहुत सारा। अब क्या होता है इसके बाद? अब ये कोशिकाएं जो है, अब ये देखिए क्या हो रहा है, एक कोशिका से ये कोशिका बार बार ये टूट रही है। क्या हो रही है? ध्यान समझिएगा। क्या है? हमें पढ़ रहे हैं विदलन। क्या है? विदलन। तो विदलन में क्या था? विदलन में था युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन किया। अब ये क्या हुआ? एक कोशिका दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 32, 32 से क्या होगा? 64। क्या होगा? 64। और 64 से इसी प्रकार से संख्या क्या होगी? बढ़ते जाएगी। क्या होगी? बढ़ते जाएगी। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर जब तक ध्यान से समझिएगा, ये विदलन का प्रोसेस क्या है? विदलन एक होता है और एक होता है मोरूला। एक क्या होता है? एक विदलन होता है और एक होता है मोरूला। ये दोनों में अंतर है। विदलन कब कहेंगे और मोरूला कब कहलाएगा, ये बात समझना सबसे पहले। देखिए, ये जब तक जो है यह युग्मनज, ये वाला युग्मनज जो है जब तक समसूत्री विभाजन कर रहा है और कर कर ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ा रहा है, सिर्फ बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान समझिएगा। सिर्फ यह कोशिकाओं की संख्या फटाफट 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 क्या कर रहा है? बढ़ाए जा रहा, बढ़ाए जा रहा, बढ़ाए जा रहा है। तो जब तक सिर्फ ये बढ़ा रहा है, अरेंजमेंट नहीं कर रहा है, बात समझिएगा ध्यान से, यानी सजा नहीं रहा है, यह क्या कर रहा है? ये युग्मक क्या है? ये युग्मक जो है, युग्मक सिर्फ समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को कर रहा है और फटाफट किए जा रहा है और अपनी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाए जा रहा है, लेकिन उन कोशिकाओं का अरेंजमेंट नहीं कर रहा है। तो जब तक यह प्रक्रिया चलती है, तब तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। है ना? अब कहता है जब विदलन होता है तो यहां पर कहता है विदलन के बाद कहता है कि कोरक, जिसे कहता है यहां पर खोखली गेंद के समान एक रचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरक। अब विदलन जब हो जाता है उसके बाद एक खोखली गेंद के समान रचना बनती है। तो यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कहा खोखली गेंद के समान एक रचना बनती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। यह कोशिकाएं जो है वो सजती है। क्या होती है? देखिए, यह कोशिकाएं इस रूप से क्या हो जाती है? सज जाती है। अरेंजमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? अरेंजमेंट ये कर लेती है। ये
इस प्रकार से। ये। अब यह जो है, इसे हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। इधर नहीं लिख सकते हैं। इ इसे हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। देखिए क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक जो प्रोग्राम जो चला, क्या चला? ये प्रोग्राम जो चला 1, 2 2 कोशिका था, 1 हुआ, टूटा और टूटा और टूटा और टूटा। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह कहलाया विदलन। क्या कहलाया? विदलन। अब इस विदलन का ही एक पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ। कोशिकाएं जो है अरेंज कर गई, सज गई। तो इसे हम बोलते हैं मोरूला। अब मोरूला क्या होता है? एक ठोस। यह सब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो प्रक्रिया है, एक भ्रूण परिवर्धन की एक स्टेज है। यानी कि युग्मनज जो है वो वृद्धि कर रहा है ना? और वृद्धि करके वो नए जीव को रूप लेने के लिए क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, तो परिवर्धित हो रहा है। तो इस परिवर्धन का एक क्या, एक अगला एक रूप है, कौन? मोरूला। अब यह मोरूला और अरेंजमेंट करती है, अपने आप को और एडजस्ट करती है। क्या करती है? और भी एडजस्ट करती है। और क्या करती है? ये क्या हुआ? टूटा, यहाँ तक चला विदलन। विदलन के बाद क्या बना? मोरूला। मोरूला क्या होता है? एक ठोस गेंद के समान होता है। कैसा होता है? ठोस गेंद के समान होता है। कैसा होता है? ठोस। लेकिन यह जो है ब्लास्टूला, देखिए ये जो ब्लास्टूला है, कोरक जो है, वो ठोस नहीं होता है, ये खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। और इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोरक। क्या बोलते हैं? कोरक। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोला जाता? ब्लास्टूला कहा जाता है। तो अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या हो गया? ये ठोस के समान संरचना है और इसमें क्या अरेंजमेंट है? क्या है? अरेंजमेंट है। लेकिन इसके अंदर क्या है? यही सब कोशिका जो है इस प्रकार से अरेंज हो गए। बीच में एक खाली जगह रह गया। क्या रह गया? खाली जगह। तो इसे हम बोलते हैं क्या चीज? इसे हम बोलते हैं कोरक या ब्लास्टूला कहा जाता है। अब यहाँ पर कहता है स्तनधारियों में यह कोरक फूटा यानी ब्लास्टोसिस्ट, इस ब्लास्टोसिस्ट में कुछ और परिवर्तन क्या होता है? कुछ और परिवर्तन होता है, तब इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह युग्म नज बार बार टूट कर और यहाँ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब इसका जो है वो रोपण होगा। क्या होगा? पांचवा जो प्रक्रिया है वो भ्रूण का रोपण। कहता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। कहता है गर्भाशय के दीवार के कोरक, दीवार से कोरक पुटिका, कोरक पुटिका के स्थापित होने की क्रिया को रोपण कहते हैं। यानी कि जो ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय की जो दीवार होता है और इससे जो अभी हमने बनाया, ये कोशिका, ये अभी जो हम बनाए थे, इसको इसको इससे जुड़ने की प्रक्रिया है, इससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोपण यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है। कहता है यह कोरक पोटिका गर्भाशय के जो है अंत स्तर से अंत स्तर में अंत स्तर में जो है स्थापित हो जाता है। यानी कि देखिए ये गर्भाशय के आंतरिक दीवार है और इसका ये जो कोरक पुटिका बाहर वाला जो लेयर है, इससे क्या होता है? ये जुड़ जाता है। इसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। छठा नंबर जो है वो अपरा। क्या है? अपरा अथवा आवल का निर्माण है, प्लेसेंटा। कहता है भ्रूण मादा के गर्भाशय की भित्ति के साथ जो है वह जो है वो जुड़ जाती है। अस्थाई, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है? अस्थाई संबंध। क्या होता है? अस्थाई नहीं, फिक्स। आप इस यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे यानी ब्लास्टूला का क्या है? ब्लास्टूला का जो है गर्भाशय के अंत स्तर भित्ति से जो है संबंध किस प्रकार का होता है? तो क्या होता है? अस्थाई संबंध। कैसा होता है? अस्थाई संबंध होता है। और कहता है कि जो जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और इसी से जो है भ्रूण और मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। यानी कि ये गर्भनाल होता है, इसी के द्वारा जो है बच्चे जो है वो माँ से जो है वो पोषण को ग्रहण करते हैं।
गैस्ट्रुला भवन क्या है? 7वां नंबर में जो है वो गैस्ट्रुला भवन है। यह भी मानव जनन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। देखिए, ब्लास्टुला से 3 जनन स्तर 3 जनन स्तर वाले जो है वो गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और यह गैस्ट्रुला जो है वो गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। यानी कि जो अभी हमने देखा, ये इस प्रकार से जो देखे थे, इस प्रकार से आप इसमें ये जो था बीच में अलग-अलग, अब जो है ये 3 भाग में क्या होगा? 3 भाग में बढ़ जाएगा। 3 स्तर में और 3 स्तर में बन जाएगा तो इस क्रिया को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। अब अगला क्या है? ये गैस्ट्रुला भवन 3 जो स्तर बनेगा, इसी से जो है वो नए-नए जो है वो जीवों का क्या होगा? वो विकास होता है। तो इस प्रकार से हमें इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है।